तो कहानी की शुरुआत में 5 लोगों का एक ग्रुप है दोस्तों, जिसमें आमिर, फरीद, एमा, खैरुल और एनस है। एनस तो पता है क्या, ये ग्रुप वेयर हाउस के सेफ से गोल्ड की रॉबरी करके बिल्कुल फुल स्टाइल में निकल रहा होता है। जल्द ये खबर न्यूज में भी फैल जाती है कि 40 मिलियन की कीमत की गोल्ड की चोरी हो गई है। ये मलेशिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डकैत है, मगर हमें नहीं पता कि इस डकैत को किसने अंजाम दिया। इस तरह न्यूज में बताया जाता है। इसके बाद सीन स्ट्रॉबेरी के दोस्तों 10 साल के बाद शिफ्ट होता है। एक शाम ये ग्रुप के लोग यानी कि ये पांचों डिनर पे मिलते हैं और हमें पता चलता है कि आमिर एक डांसर बन चुका है। फिलहाल वो एक बूढ़ी लेडी के साथ डांस परफॉर्म करके उसे कैमरे में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। दरअसल आमिर एज अ डांसर बहुत ही फेमस होना चाहता है। अब पता है, इसको देखकर एनस इसका खूब मजाक उड़ाता है। तब आमिर कहता है कि चलो मैं तो डांसर हूं, पर तुम खुद को आईटी मैनेजर समझते हो, जबकि तुम रियल में इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस का काम करते हो। आईटी मैनेजर। और दोस्तों वहीं हमें पता चलता है कि एमा को गाड़ियों का बहुत बढ़िया शौक है और ये खैरुल आज ही जेल से आजाद हुआ है। उसे 10 साल की सजा हुई थी, मगर गोल्ड रॉबरी में नहीं बल्कि किसी और केस में। तो वो क्या वजह थी वो हमें आगे पता चलेगा। अब वो बाहर आते ही अपने साथियों को एक बढ़िया न्यूज देता है कि जेल में मैंने सुना कि बहुत सारा माल विदेश से आया है, लोग उसे चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। मगर दोस्तों जब इस बात का पता ग्रुप के मुखिया यानी फारिद को चलता है तो वो कहता है कि तुम आज ही रिहा हुए हो भाई, हमने रॉबरी 10 साल पहले ही छोड़ दी थी, इसलिए तुम अब उन सारी चीजों के बारे में मत सोचो। और जब फारिद ये बातें कहता है तो वो नाराज हो जाता है। कौन? खैरुल। तुरंत ही चला जाता है वहां से, क्योंकि पास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से खैरुल को फारिद से चिढ़ है दोस्तों। पर खैरुल को ग्लासेस नाम का एक आदमी अगवा कर लेता है। हाँ दोस्तों, वो अब आप सोच रहे होंगे कैसे नाम है, लेकिन नाम यही है, ग्लासेस, क्योंकि वो हमेशा ग्लासेस लगाता है और उसके चश्मे में वीडियो कॉल करने के भी फीचर है, बहुत ही एडवांस्ड। वो फारिद को वीडियो कॉल करके दिखाता है कि तुम्हारे छोटे भाई को मैंने अगवा कर लिया है, जिसकी वजह से फारिद तुरंत ही वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं आ गया हूं, अब मेरे भाई को छोड़ दो। वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें अपने साथ कुछ लाने को कहा था, कहाँ है वो? फारिद कहता है वो गाड़ी में है। तो उसके 2 बंदे जाकर फारिद की गाड़ी से बॉक्स निकाल लेते हैं, जिसके अंदर दोस्तों वही गोल्ड था जो 10 साल पहले इन्होंने चुराया था। इसके बाद फारिद कहता है कि अब हमारी फैमिली से प्लीज दूर रहना तुम लोग। मगर ग्लासेस कहता है कि ऐसा तो होने से रहा, ये गोल्ड तो सिर्फ डिपॉजिट है, असल में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फारिद कहता है कि हमने वो काम कब का छोड़ दिया, वो चोरी का काम। तब ग्लासेस कहता है कि छोड़ दिया है या फिर नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मगर मुझे जो करवाना है वो तुम्हें करना ही होगा कैसे भी करके, वरना अंजाम तुम जानते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और तब वो फारिद को थोड़ा साइड में होने को कहता है और अपने पॉकेट से एक रिमोट निकालता है। उसके दोस्तों बटन प्रेस करते ही फारिद की कार ब्लास्ट। तब ग्लासेस कहता है कि देखा तुम्हारी कार में बॉम्ब था और तुम्हें पता ही नहीं चला, तो सोच लो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। क्या क्या 3 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, मेरी बातें मान लो। अब अगले सीन में फारिद अपने ग्रुप की एक मीटिंग बुलाता है और उन सबको बताता है कि देखो ग्लासेस ने हमें काम सौंपा है, जिसे ना करने का ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं, अगर हम पीछे हटे तो बहुत मुश्किल आ जाएगी सबकी जान पर, इसलिए प्लीज ध्यान से मेरी बातें सुनो। जैसा कि देखो हम सब जानते हैं कि रहमान मुस्तफा 5 आइवरी गैंग के हेड थे। पुलिस की नजरों से बचने के लिए वो कवर अप के लिए होटल बिजनेस करते थे, मगर 2 हफ्ते पहले रहमान की मौत हो गई, तो अब उनका बेटा जिसका नाम बाशिर है वो सारा काम संभालने वाला है। मगर अभी तक ये बात ऑफिशियल नहीं हुई है, 3 दिन में एक प्रॉपर अनाउंसमेंट होने वाली है और उसी वक्त उसकी खानदानी रिंग उसे पहनाई जाएगी। और क्या है, हमें उस रिंग को चुराना है। एमा कहती है कि इतना सारा ताम झाम सिर्फ एक रिंग को चुराने के लिए क्यों? तो फारिद कहता है कि बात यहाँ पे ये नहीं है कि रिंग कितनी महंगी है, बात यह है कि ये रिंग किंग होने की निशानी है। तुम्हें सोचो कोई प्रिंस बिना क्रॉन के कैसे लगेगा। और एक और बात सुनो, तुम्हें बाशिर और रिंग के अलावा 2 और लोगों के बारे में जानने की सख्त जरूरत है। एक तो है मिरांडा रहमान, जो कि दुनिया की नजर में होटल मैनेजर है, मगर वो सारे ब्लैक काम को व्हाइट कैसे दिखाना है ये बड़े अच्छे से जानती है। और दूसरे हैं जफार मुस्तफा, बाशिर के अंकल, वो 5 आइवरी के सारे अंडरग्राउंड ट्रेडिंग को संभालते हैं। तो सेरेमनी स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले ही वहां पे वो रिंग लाई जाएगी और उसे होटल के वॉल्ट में रखा जाएगा, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होगी। वॉल्ट तक जाने के लिए जो लिफ्ट होगी, उस लिफ्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही कॉरिडोर है और लिफ्ट का फ्लोर प्रेशर सेंसिटिव है। जैसे ही लिफ्ट में कोई एंटर करता है तो 5 सेकंड का काउंटडाउन एक्टिवेट हो जाता है, जिसे बंद करने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ सिक्योरिटी हेड मिसाल को ही पता है। अगर 5 सेकंड के अंदर पासवर्ड नहीं डाला गया तो सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर सही पासवर्ड डालकर बेसमेंट में चले भी गए तो वहां सामना होगा गार्ड से, जिसके पास होगी शॉटगन। किसी तरह से हमें उसके हथियार छीनने होंगे, तभी हम वॉल्ट तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद वॉल्ट को खोलने के लिए हमें मिरांडा के थंब प्रिंट चाहिए होगी। अब आमिर कहता है कि फिंगरप्रिंट, एक्सेस कार्ड, प्रेशर सेंसिटिव फ्लोर, सिक्योरिटी गार्ड्स, फिर सेफ तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल काम लगता है। एमा भी कहती है हाँ ये सब काम हमने कितने पहले छोड़ दिया था, अब कैसे कर पाएंगे दोबारा। तो फारिद कहता है कि दोस्तों तुम भूल गए हो क्या, हमने जब भी साथ में काम किया है तो हमें हमेशा सक्सेस मिली है, कभी फेल नहीं हुए। वेल दोस्तों अगले दिन ये अपने मिशन को अंजाम देने की तैयारी में जुट जाते हैं। तो वो खैरुल के हाथ से पैलेस होटल में एक पार्सल भिजवाते हैं और पार्सल डिलीवर करने के बहाने से खैरुल उस होटल के बाहर गाड़ी में बैठा होता है। तो वो देखता है कि बाशिर की रिंग को रिसाइज करने के लिए भेजा जा रहा है। वहीं दोस्तों आमिर एक शेख के गेटअप में बिल्कुल तैयार होकर होटल जाता है। वो मिरांडा के असिस्टेंट से टकराकर उसकी डायरी चुरा लेता है, जिसमें मिरांडा की रूटीन लिखी हुई है। उसको ये अच्छे से चेक करते हैं ताकि वो किसी तरह से मिरांडा के फिंगरप्रिंट चुरा पाए। इसके बाद दोस्तों ये मिसाल की भी क्लोन कर लेते हैं। तो आगे ये मिरांडा के बारे में आमिर को पता चलता है कि उसे डांस का बहुत शौक है और हमारे आमिर भाई साहब तो बहुत बढ़िया डांसर है। साथ ही ये एनएस है ना, सीसीटीवी का सर्वर हैक कर लेता है, क्योंकि उस होटल में 500 से भी ज्यादा कैमरास लगे हुए थे। वहीं एमा ट्रांसपोर्ट का ख्याल रखती है, वो एक महंगी व्हाइट कार लेकर आ जाती है जो कि ज्यादातर अमीर लोग यूज करते हैं, ताकि जब वो होटल के नजदीक उस कार से जाए तो कोई इसमें डाउट ना करे। और सेफ की लॉक क्रैक करने की जिम्मेदारी खैरुल की होती है, इसलिए वो खूब प्रैक्टिस करता है। और इस दौरान उसको एक फ्लैशबैक से अपने डैड की याद आ जाती है, जो कि एक रात खैरुल के बड़े भाई फारिद से मदद मांगने के लिए आए थे, मगर उसने मुंह पे साफ मना कर दिया था, क्योंकि फारिद का मानना था कि उसके डैड एक चोर हैं और बचपन से उन्होंने उसको और उसके छोटे भाई खैरुल को चोरी के अलावा कुछ और सिखाया ही नहीं। और
और तब डैड कहते हैं कि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज। इसमें फारिद गुस्से में कहता है कि जरूर, आप तो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहते हैं, कोई ना कोई आपको ढूंढता ही रहता है क्योंकि आप ऐसा काम ही करते हैं। तब डैड कहते हैं कि मुझे बस एक गोल्ड बार उधार दे दो, मगर फारिद नहीं मानता। वो कहता है कि मैं इन सब में और इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे भाई का ख्याल कौन रखेगा, और आपसे तो मैं कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। उस समय दोस्तों इन दोनों की सारी बातें खैरुल छिपकर सुन रहा था। तो आ जाइए यहाँ पर फ्लैशबैक से बाहर। इसके बाद आमिर और एमा असिस्टेंट शेफ के गेटअप में पैलेस होटल में एंट्री लेते हैं, और यहाँ जब मेन शेफ एक न्यू डिश बनाता है तो वो सबसे पहले इसे मिरांडा को टेस्ट करवाता है। मिरांडा को ये डिश काफी पसंद आती है और वो हेड शेफ की जी भर के तारीफ करती है। अब दोस्तों इन्होंने खाना व्हाइट बर्तन में सर्व किया था, जैसे ही उस पे मिरांडा के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, एमा बिल्कुल कमजी होने का नाटक करती है और सारी चीजें यहाँ वहाँ गिराने लग जाती है, जिससे मिरांडा उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। और इसके बाद चुपके से एमा और आमिर वो कप रख लेते हैं जिसमें उन्होंने मिरांडा के फिंगरप्रिंट्स लिए थे। अब रात में फारिद के अड्डे पे ग्लासेस और उसके कुछ लोग आ जाते हैं, ये देखने के लिए कि ये लोग अपना काम पे कर भी रहे हैं या फिर नहीं। साथ ही वो अपने ग्लासेस पे लगे हिडन कैमरा को ऑन करके कहता है कि मैं अपने क्लाइंट को बताना चाहूंगा कि ये टीम तो लाजवाब है, ये अपने काम में लगे हुए हैं, वाओ, आशा करते हैं कि सब सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ग्लासेस वहां से चला जाता है तो एनस भाई साहब अपनी बीवी बच्चों से कॉल पे बात करता है। दरअसल एनस शादीशुदा है दोस्तों। जब उसे ग्लासेस की धमकी के बारे में पता चला तो उसने अपनी बीवी बच्चों को दूसरे शहर में छिपा दिया था ताकि ग्लासेस उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा पाए। अब दूसरी ओर एमा और खैरुल बात कर रहे होते हैं तो वहां पर फारिद आता है और एमा से कहता है कि आमिर तुम्हें बुला रहा है। इसके बाद फारिद खैरुल से बात करता है और 10 साल पहले जो हुआ था उसके लिए माफी मांगता है और अपने भाई को नाराजगी छोड़ने को कहता है। और खैरुल का कहना होता है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मगर दिल में जो कड़वाहट है ना वो कभी खत्म नहीं होने वाली। उस रात डैड हमसे हेल्प मांगने के लिए आए थे और तुमने साफ मना कर दिया। उसके बाद मैं तो गया था उनकी मदद करने के लिए, मगर तुम तेज तरार हो, अगर तुमने हमारा साथ दिया होता तो उस रात वो अनहोनी कभी होती नहीं। सीन दोस्तों यहाँ से पास्ट में शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि डैड ने खैरुल से कहा था हमें एक लॉरी से कंप्यूटर कंपोनेंट्स चोरी करने हैं, तो डैड ने ड्राइवर को गन पॉइंट पे रखा और खैरुल ने लॉरी में लगे लॉक को अपने जुगाड़ से खोल लिया। इसके बाद वो अंदर घुसकर जब पैकेट चेक करता है दोस्तों तो बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसमें कोई कंप्यूटर के पार्ट्स पुर्जे नहीं बल्कि ड्रग्स थे, यानी कुछ तो झोल था। वो जल्दी से लॉरी से उतरकर अपने डैड को ये बात बताता है और उन्हें वहां से तुरंत भागने को कहता है, मगर तब तक में दोस्तों एक आदमी आकर गोली चला देता है। उस आदमी का चेहरा तो हमें दिखाया नहीं जाता मगर ऐसा लग रहा था कि वो उन ड्रग्स का मालिक था। तभी सीन होता है यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट और खैरुल जो कि अभी भी अपने भाई से नाराज था वो कहता है कि एक बार ये मिशन खत्म हो जाए इसके बाद हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, बस मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। ये कहकर वो सोने चला जाता है। अब दोस्तों सीन यहाँ से अगली रात पे शिफ्ट होता है। पैलेस होटल में आज बाशिर की इवेंट थी। वहाँ मस्त सूट बूट पहनकर फारिद एक गेस्ट के तौर पर पहुंच जाता है। वहाँ और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। वहाँ से फारिद अपनी टीम को पल पल की खबर देता रहता है कि प्रिंस यानी कि बाशिर मूव कर रहा है, मिरांडा सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रिंग को रखने जा रही है और अब पार्टी शुरू होती है। दूसरी ओर खैरुल एक वेटर के टायर में होता है। वहीं एमा तो बला की खूबसूरत बनकर पार्टी में आ जाती है। वो इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि कुछ बूढ़े लोग तो उस पे फिदा हो जाते हैं, अपनी नजर हटा ही नहीं पाते, जिसकी वजह से उनकी वाइफ उनकी पिटाई कर देती है। तो वो सीधे जाती है उस कॉरिडोर में जहाँ से लिफ्ट में जाने का बढ़िया वाला रास्ता है। वहाँ पे हाथों में हथियार लिए हुए 2 गार्ड्स तैनात होते हैं। तो देखो ये क्या करती है, उनके सामने जाकर वो फोन पे बात करने की एक्टिंग करती है और ऐसा दिखावा करती है कि उसके हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई है, एमा ने अपने हस्बैंड की चीटिंग पकड़ ली है, इस तरह वो दिखाती है। इसलिए वो उस पर खूब गुस्सा करती है। अब ये देखकर गार्ड्स तो शांति रहते हैं कि चलो होने दो लड़ाई, पर थोड़ी देर के बाद वो ये भी कहते हैं कि मैम ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आप नहीं आ सकती। वहीं पीछे से खैरुल लिफ्ट में एंटर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब तक वो लिफ्ट में एंटर नहीं कर जाता तब तक फिर एमा उन गार्ड्स को सीड्यूस करने में लगी होती है, ये कहकर कि देखो अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या लगता है तुम दोनों को? तुम दोनों देखो कितने हट्टे कट्टे हो, मेरा ख्याल नहीं रख पाओगे क्या आज की रात? और फिर क्या था दोस्तों, वो गार्ड्स ना चाहते हुए भी फिसलने लग जाते हैं। मगर जैसे ही खैरुल लिफ्ट में घुस जाता है ना तो एमा उन दोनों गार्ड्स को दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। वो उन्हें बिना कोई भाव दिए दोस्तों वहां से पार्टी में चली जाती है। दूसरी ओर एनस ने सीसीटीवी में ऐसा लूप फुटेज चला दिया था कि एमा का वहां जाने वाला सीन कैप्चर हुआ ही ना हो। तो जो भी गार्ड्स सीसीटीवी पर नजर रखे हुए थे उनको ऐसा लगता है कि लिफ्ट के पास वाले गार्ड्स तो अपनी जगह से हिले तक नहीं, जबकि वहां पर तो इतना बड़ा कांड हो गया। फिर हम खैरुल को देखते हैं दोस्तों जो कि लिफ्ट के अंदर नहीं गया था बल्कि वो तो केबल वगैरह की मदद से लिफ्ट में लटक रहा था। उससे तो लिफ्ट में वो पेन ड्राइव लगानी थी जिसमें मिरांडा के फिंगरप्रिंट थे, मगर दोस्तों अभी दिक्कत ये आ गई थी कि केबल में एक नोट आ गया था जिसकी वजह से वो पेन ड्राइव को लिफ्ट सिस्टम में लगा नहीं पाता, और जब वो थोड़ी जोर लगाता है तो वो नोट खुल जाती है, मगर इस झटके की वजह से उसके हाथों से ये पेन ड्राइव नीचे गिर जाती है। और फिर क्या था, इससे लिफ्ट का सेंसर हो जाता है एक्टिवेट और गार्ड्स चेक करने के लिए लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं। पर बड़ी मुश्किल से किसी को बिना कुछ पता चले खैरुल खुद को छिपाए लेता है। तब जो गार्ड चेक करने के लिए आया हुआ था वो अपनी बाकी साथियों को इन्फॉर्म कर देता है कि लगता है सिस्टम में कोई ग्लिच आने की वजह से ही ये अलार्म एक्टिवेट हुआ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओह जान बच गई। लेकिन खैरुल दोस्तों उस गार्ड को शॉक देकर भी खुश कर देता है और फिर आराम से लिफ्ट में मिरांडा के फिंगरप्रिंट लगाता है। मगर ये क्या दोस्तों, फिंगरप्रिंट गलत बता रहा है क्यों? इससे सभी को हैरानी हो जाती है कि आखिर गलत फिंगरप्रिंट कैसे हो सकता है। और जब फारिद आमिर से पूछता है तो वो कहता है कि लगता है जरूर कोई गलती हुई होगी, वहाँ पे 2 कप थी और लगता है हमने गलत कप को उठा लिया शायद। खैरुल को बड़ा गुस्सा आता है कि एंड पॉइंट पे तुम ये कैसे कर सकते हो? नहीं, कोई भी रॉबरी गलत फिंगरप्रिंट की वजह से तो कैंसिल नहीं हो सकती, ये सब मामूली चीज है। पर अब सबसे जरूरी है अपनी जान बचाना। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो किसी तरह अभी तुरंत ही मिरांडा के फिंगरप्रिंट्स लाने होंगे कैसे भी करके। इसलिए आमिर दोबारा पार्टी में चार्मिंग बनकर पहुंच जाता है। वो क्या करता है कि मिरांडा को डांस के लिए अप्रोच करता है और मिरांडा भी उसको मना नहीं कर पाती क्योंकि उसे बहुत बड़ा डांस का शौक है। और फिर डांस के दौरान वो चालाकी से उसकी फिंगरप्रिंट भी ले लेता है। दरअसल उसने अपने हाथ पर एक इनविजिबल लोशन लगा दिया था जिसपे मिरांडा के फिंगरप्रिंट्स आ गए थे। उसकी फोटो क्लिक करके एमा खैरुल को भेज देती है और तब उससे काम बन जाता है। इधर पार्टी में अब बाशिर की स्पीच का टाइम आ गया था। अब होगा ये कि जैसे ही स्पीच
खत्म होने वाली होगी वैसे मिरांडा आ जाएगी रिंग लेने के लिए। उससे पहले दोस्तों अब कैरोल को सेफ के तीनों डायल को सही तरह से खोलना होगा, जो कि काफी टाइम टेकिंग काम है। तो तीसरी डायल अनलॉक होने से पहले मिरांडा रिंग लेने के लिए आ जाती है, जिसकी वजह से कैरोल को छिपना पड़ जाता है और वहां पर वो गार्ड बनकर छिपा होता है, जिसकी वजह से मिरांडा को उस पर शक नहीं होता। तो वो स्टेज पर आकर रिंग बॉक्स लेकर खड़ी हो जाती है और जैसी बाशिर की स्पीच खत्म होती है उसके अंकल उसको वो रिंग पहनाकर किंग बनाने वाले थे दोस्तों, मगर उससे पहले ही मिरांडा के मन में पता नहीं क्या आता है। वो एक बार रिंग बॉक्स खोलकर देख लेती है, उसमें से रिंग गायब थी। ये बात वो इशारों ही इशारों में अंकल को बता देती है, यानी कि मिरांडा के वहां पहुंचने से पहले कैरोल ने तीसरी डायल को क्रैक करके अच्छे से उसको खोल लिया था और वहां से चोरी करने में कामयाब भी हो गया था। तो अब अंकल क्या करते हैं ना कि बाशिर की स्पीच खत्म होने के बाद वो कहते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि हम बाशिर को रिंग पहनाएं क्यों ना थोड़ा डांस हो जाए, आइए। तो इस तरह वो बहाना करके अपने गेस्ट को डांस में लगा देता है। इधर बाशिर को भी रिंग गायब होने वाली बात पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है, मगर उसे गेस्ट्स के सामने तो शांत होने का दिखावा करना ही पड़ता है। तब अंकल उससे कहते हैं कि तुम लोग घबराओ मत बाशिर, मैं हूं ना, मैं किसी भी हाल में वो रिंग वापस लेकर आ जाऊंगा। तो वो तुरंत अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म कर देता है कि फौरन चारों तरफ फैल जाओ। दूसरी ओर फारिद और एनस वहां से निकलने के लिए लिफ्ट लेने वाले थे, मगर दोस्तों पीछे से गार्ड आवाज लगा देता है, तो फारिद वहीं पर रुक जाता है और एनस को वहां से जाने को कहता है कि तुम जाओ। पर लिफ्ट में उसकी फोन की नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उसने जो सीसीटीवी को लूप पर लगा के रखा हुआ था ना, उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और रियल टाइम फुटेजेस सीसीटीवी में चलने लग जाती है, जिसकी वजह से इनको देख लिया जाता है। तो फारिद को बहुत सारे गार्ड से फाइट करनी पड़ती है और जब चारों तरफ से उसको गार्ड्स घेर लेते हैं तब बीच में उसका छोटा भाई कैरोल आ जाता है, जो अभी तक गार्ड्स के ड्रेस में था, इसलिए उस पर किसी को शक नहीं हुआ था। अब वो और फारिद मिलकर फाइट करते हैं जबरदस्त। उधर पार्किंग एरिया में एनस के पीछे दोस्तों दो लोग पड़ जाते हैं, तभी उसे एमा अपनी गाड़ी में घुसाकर वहां से भाग जाती है और इनके साथ आमिर भी था। इधर फारिद और कैरोल भी होटल से भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर कैरोल यहाँ पे खेल खेल जाता है। वो फारिद से लड़ झगड़ कर अकेले ही रिंग लेकर ग्लासेस के पास पहुंच जाता है। इसके बाद स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि उस आदमी ने जब गोली चलाई थी तो वो गोली सीधा कैरोल के डैड के पेट में लग गई थी। ये दोनों तो जंगल में भाग गए थे, मगर जिसने गोली चलाई थी उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। फिर वो जंगल में कैरोल और उसके डैड की तलाश में भी आए थे, तो डैड ने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। उन्होंने कैरोल को खुद से दूर धकेल दिया और आवाज करके पुलिस को अपने पास बुला लिया। और फिर ये हादसा होने की वजह से कैरोल में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो दोबारा अपने डैड की मदद कर पाता। उस वक्त उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है कि अगर वो साथ आया होता तो ये सब नहीं होता। यहाँ से सीन आता है प्रेजेंट में। फारिद अपनी टीम के पास जाकर सारी बात बता देता है। अब दूसरी ओर जब कैरोल ग्लासेस की गाड़ी में जाकर बैठता है तो वो कैरोल के सर पे काला कपड़ा डालकर उसे अपने अड्डे पे लेकर जाता है, जहाँ कैरोल बाशिर के अंकल को देखकर दोस्तों हो जाता है हैरान। और यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो जाती है कि ग्लासेस का क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि बाशिर के अंकल जाफर थे। उन्होंने रिंग गायब करवाई थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बड़े भाई के बाद उनका बेटा मालिक बने। जाफर खुद 5 आइवरी गैंग का लीडर बनना चाहता था, इसके लिए ही उसने पास्ट में भी बाशिर को फंसाने की कोशिश की थी। वैसे दरअसल दोस्तों 10 साल पहले जिस आदमी ने कैरोल के डैड पे गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि बाशिर ही था। वो ड्रग्स बाशिर की थी, उसे लगा कि कैरोल और उसके डैड उसका माल चुराने के लिए आए हुए हैं, इसलिए उसने गोली चलाई थी। वो तो पर्सनली इन दोनों को जानता तक नहीं था, मगर जाफर ने ही कैरोल के डैड को झूठी खबर दिलवाई थी कि लॉरी में कंप्यूटर कंपोनेंट्स है, जिसे चोरी करने के लालच में कैरोल के डैड चले गए। और अब जाफर कैरोल को सारी बात भी बता देता है और कहता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे डैड की मौत के पीछे तुम्हारे भाई का नहीं बल्कि मैं कसूरवार था, मगर देखो फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कैरोल को जब गुस्सा आता है ना दोस्तों तो जाफर के लोग उसको दबोच लेते हैं और जाफर एक हथौड़े से कैरोल के हाथ को कुचल डालता है। जाफर इतने पे ही नहीं रुकता, वो एक लाइव वीडियो दिखाता है जिसमें कि ग्लासेस अपने लोगों के साथ मिलकर फारिद और उसके बाकी साथियों को गोली से भून डालता है। इसकी वजह से कैरोल को जाफर पे बहुत गुस्सा आता है, मगर वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता क्योंकि दो लोगों ने उसको दबोच के रखा होता है और उसके मुंह पे पट्टी भी लगी होती है। आगे जाफर अपने आदमियों को इशारा करता है कि कैरोल का काम ही तमाम कर दो। एक गोली चलने की आवाज आती है, मगर जब जाफर पीछे पलट कर देखता है तो कैरोल जिंदा होता है, मगर उसका आदमी मारा जा चुका था। दरअसल उसके गोली चलाने से पहले बाशिर ने उसे गोली मार दी थी। बाशिर अपने आदमियों के साथ वहां पर धमका था, उसे अब अपने अंकल के बारे में सब पता चल चुका था। इस बारे में उसे फारिद ने सारी सच्चाई बता दी थी। हालांकि वो पहले मानने को तैयार नहीं था कि मेरे अंकल ऐसा कर भी सकते हैं मेरे साथ, मगर फिर उसने जब सबूत देखा और 10 साल पहले वाली स्टोरी जब फारिद से सुनी तो उसे अपने अंकल पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो यहाँ पर आकर अंधाधुंध गोलीबारी कर देता है और एक गोली उसके अंकल जाफर को भी लग जाती है दोस्तों। मगर वो किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर कैरोल उसको पकड़ लेता है और शूट करके उसको मार कर अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता है, मगर वो खून करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। वो चुपके से गोली निकालकर उसे शूट कर देता है, जिससे जाफर मरता तो नहीं मगर उसकी जान हलक में जरूर आ जाती है डर के मारे। तब वहां पर फारिद आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो अभी भी जिंदा है। जाफर पूछता है ये कैसे हो गया। तब एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि फारिद ने अपने पुराने साथी से हाथ मिला लिया था जिसने ग्लासेस और उसके लोगों को मार दिया था और फिर उनका चश्मा पहनकर नकली शूटिंग करके फारिद और उसके साथियों को मारने की वीडियो दिखाई। तभी वहां पर बाशिर आता है और फारिद उसके हवाले उसकी रिंग करके अपने साथियों के साथ चला जाता है, जिसके बाद तो बाशिर जाफर को मार देता है। इस तरह दोस्तों वो जाफर को धोखा देने की सजा दे देता है। दूसरी ओर फारिद कैरोल को एक बात भी बताता है कि मैं भी डैड से बहुत प्यार करता था, हालांकि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था, इसीलिए गलत कामों में उनका साथ नहीं देना चाहता था। और जिस रात वो मुझसे मदद मांगने को आए उस रात उन्हें मना करने के बाद मुझे बहुत ही गिल्टी फील हुआ था, इसलिए अगली रात मैं भी उस जगह पे गया था जहां तुम लोग गए थे। बात बस इतनी सी थी कि मैं जरा लेट हो गया। इससे पहले कि मैं डैड की मदद कर पाता उनकी मौत हो चुकी थी और पुलिस वाले उनकी लाश को अपने साथ लेकर जा रहे थे। फिर मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की
होगी, मगर तुम तक भी पुलिस पहुंच चुकी थी उस समय, जिसकी वजह से फिर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और इसी बात का अफसोस मुझे आज भी है। इसीलिए मैं 10 सालों तक तुमसे मिलने के लिए जेल में नहीं आ पाया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मिंदा था कि अगर मैं कुछ देर पहले पहुंच गया होता उस दिन तो आज मेरे डैड भी जिंदा होते और मेरे भाई को 10 साल की सजा भी नहीं हुई होती। तुम्हें बेवजह ड्रग के केस में सजा हुई थी। ये सब सुनकर खैरुल अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देता है। तब फारिद का पुराना साथी आता है जिसने ग्लासेस को हटाने में मदद किया था। वो इन दोनों भाइयों का मिलाप देखकर बड़ा खुश होता है। साथ ही वो फारिद के हवाले गोल्ड वाली बॉक्स कर देता है दोस्तों, और अपनी मदद के बदले उसमें से एक गोल्ड बार ले भी लेता है और फारिद उसे खुशी खुशी दे भी देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।